तो गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। जैसा कि मैं आलोक मिश्रा। फर्स्टली आपके सामने जो आज का चैप्टर है वो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। बेसिकली पहले हम जान सकते हैं कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जो है, जो हमारा चैप्टर है, उसमें हम क्या क्या चीजें बताएंगे आपको। उसमें फर्स्टली तो हम आपको स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का परिचय बता देंगे, यानी इंट्रोडक्शन देंगे। देन उसके बाद उसमें हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल को प्रारंभ करना, मतलब कैसे हम एमएस एक्सेल को प्रारंभ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट होंगे वो हम आपको बताएंगे। फिर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विंडो के अवयव कौन कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा परिचय एंड वर्कबुक खोजना, स्प्रेडशीट को सेव करना, हम कैसे स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हैं, सेलों का मैनिपुलेशन एंड सेलों का फॉर्मेट करना, वर्कशीट में टेक्स्ट नंबर और डेट्स एंटर करना, डेटा टेबल प्रयोग करना, पाइवट टेबल, डेटा वैलिडेशन, एक्सेल में सेनियोरेज, गोल सीक, स्प्रेडशीट को प्रिंट करना। तो ये सारी चीजें हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। फर्स्टली तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपका जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है वो होता क्या है, ठीक है ना। पहले तो बच्चे आप लोगों की लाइव क्लासेस हम नहीं ले पा रहे, कारण ये है क्योंकि एक्चुअली में उसमें क्या होता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से हम आपकी लाइव क्लास नहीं प्रसारण कर पा रहे। इसलिए मैं आपको क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा कि जितना देखेंगे बेटा आप, ये आपके जो है कोपा जो है लगभग में चैप्टर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोग आराम से देखिएगा। बाकी जैसे ही चैप्टर क्लोज हो गए फिर मैं आपको बारी बारी से पर डे एक एक चैप्टर का एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक है ना। इससे ये रहेगा एमसीक्यू आप कर लोगे तो आपको सारी चीजें प्रॉपर अच्छे से विजुअल रहेंगी कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्प्रेडशीट होता है वो होता क्या है। फर्स्टली ये ऐसा चीज होता है कि जैसे हमको कोई बिल बनाना है या कोई गणितीय कार्य करना है या बजट बनाना है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, इसमें हम वर्कशीट प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो बाकी हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि स्प्रेडशीट जो हमारा एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि स्प्रेडशीट का प्रयोग अकाउंटिंग उद्देश्य, मतलब हमें अकाउंटिंग के लिए, गणितीय कार्यों के लिए, बजट बनाने के लिए तथा बिल बनाने के लिए करते हैं। मतलब जो हमारा स्प्रेडशीट है इसका उपयोग एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्सेल, ठीक है ना। एक्सेल का उपयोग हम किसमें करते हैं, ये हमारा अकाउंटिंग के लिए होता है, गणितीय कार्यों के लिए होता है, बजट बनाने के लिए होता है, बिल बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली आपको जो है एक्सेल, अब कॉलेज में कहीं भी जॉब करते कहीं भी तो आपको एक्सेल वर्क कंप्यूटर से रिलेटेड आप है तो कोपा में चाहे जहाँ पे हो कंप्यूटर से क्वेश्चन करो तो आपको एक्सेल के बारे में जानकारी होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसे वर्कशीट भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्प्रेडशीट में दूसरे प्रोग्रामों द्वारा बनाए गए अथवा आयात किए गए फोटोग्राफ्स, ड्राइंग, क्लिप आर्ट, लोगो आदि भी जोड़ सकते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें कुछ चीजें जैसे इंपोर्ट होता है, आयात हो गया या फोटोग्राफ्स हो गया या ड्राइंग हो गया या क्लिप आर्ट हो गया, लोगो हो गया, ये सब हम जोड़ सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यानी इसका इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हमने आपको एमएस वर्ड आपको बताया, बट अभी आपको हमें जानना है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमें लग रहा है कि प्रॉपर आपको विजुअल है, सारी चीजें दिख भी रही हैं, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मतलब जो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन करने, निर्णय तक पहुंचने, ग्राफ, डेटा दिखाने वाली रिपोर्ट तैयार करने, व्यवस्थित डेटा को वेब पर पब्लिश करने तथा रियल टाइम डेटा को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो क्या होता है, वो एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट एप्लीकेशन या प्रोग्राम है जो डेटा को क्या करता है, व्यवस्थित करता है, उसको बनाए रखता है, कैलकुलेशन करता है, अच्छे से कैलकुलेशन कर देता है, निर्णय लेता है एंड निर्णय तक पहुंचने के कार्य करता है, ग्राफ का यूज करता है, डेटा दिखाने वाली रिपोर्ट तैयार करता है या व्यवस्थित डेटा को वेब पर पब्लिश करता है या रियल टाइम डेटा को भी एक्सेस करने की सुविधा देता है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आती है। आशा करता हूं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पता चल गया होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्ष 1985 में एमएसी ओएस एक्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी
हमारा जो MS कंपनी है यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसने सन 1985 में MAC OS यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स के लिए MS एक्सेल का प्रथम संस्करण बनाया था। आपको बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वो 1985 में सबसे पहले MS एक्सेल के लिए सबसे पहले जो हमारा MS एक्सेल था इसके लिए प्रथम संस्करण कब बनाया गया था? तो हमारा MAC OS X के लिए MS एक्सेल का प्रथम संस्करण बनाया गया था। फिर उसके बाद 1990 में यह MS ऑफिस पैकेज के साथ कंबाइंड हो गया। मतलब पहले ये क्या था कि 1985 में MAC OS X के लिए MS एक्सेल तैयार किया गया था, लेकिन देन उसके बाद सन 1990 में यानी 1990 में इसको किसके लिए प्रारूप में प्रयोग किया गया? MS ऑफिस पैकेज के साथ कंबाइंड किया गया था। ठीक है ना। तो ऐसा करता आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विषय पता चल गया। दिन उसके बाद MS एक्सेल में स्प्रेडशीट या वर्कशीट बहुत से सेलों का एक समूह होता है। जो MS एक्सेल होता है या स्प्रेडशीट होता है या हमारा कह सकते हैं वर्कशीट होता है, ये क्या करता है? बहुत से सेलों का समूह होता है जिसे पंक्तियों यानी रोज तथा कॉलमों यानी कॉलम्स में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें क्या होता है? रोज होता है, कॉलम्स होता है, इसके रूप में व्यवस्थित है। आपने देखा होगा जब MS एक्सेल आप ओपन करेंगे तो आपको इसमें काफी रोज होते हैं, काफी कॉलम्स रहते हैं। ठीक है ना। पंक्तियां दाएं से बाएं अर्थात क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होती है। क्षैतिज भी होती है यानी वो आपका क्षैतिज तौर पे प्रयोग की जाती है। हॉरिजॉन्टल जो आपका क्या कहते हैं क्षैतिज होती है और हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है। दाएं से बाएं अर्थात क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होती है, जबकि कॉलम ऊपर से नीचे अर्थात ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। जो हमारा पंक्तियां होती है वो क्या होती है? वो क्षैतिज होती है यानी हॉरिजॉन्टल होती हैं, और जो हमारे कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर से नीचे अर्थात ऊर्ध्वाधर होते हैं यानी वो वर्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना। ये किसमें होता है? MS एक्सेल में है। तो MS एक्सेल आपको समझ में आ गया होगा कि MS एक्सेल क्या करता है? ये स्प्रेडशीट या वर्कशीट बहुत से सेलों का एक समूह होता है जिसे पंक्तियों तथा कॉलमों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें क्या होता है? पंक्तियां दाएं से बाएं अर्थात ऊर्ध्वाधर अर्थात क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल होती हैं। जो इसकी पंक्तियां होती हैं दाएं से बाएं क्षैतिज होती हैं, जबकि कॉलम क्या होते हैं? वो ऊर्ध्वाधर होते हैं यानी वर्टिकल होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये MS एक्सेल के अंतर्गत। आशा करता हूं आपको MS एक्सेल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो है कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषताएं। हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आधारभूत विशेषताएं। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषताएं क्या होती है। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आधारभूत विशेषताओं में सम्मिलित जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट होता है वो आधारभूत विशेषताओं की में सम्मिलित है। उसकी सभी स्प्रेडशीट में सेलों यानी सेल्स की विशेष बनावट बनी होती है, जो बड़ी संख्या में रोज मतलब काफी जो बड़ी संख्या होती है उसमें रोज एंड पंक्तियों में बटी होती हैं, और इन्हें विभिन्न नामों के आधार पर कॉलम्स अर्थात स्तंभ में विभाजित किया जाता है। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्सेल में हम क्या करते हैं? रोज होता है एंड कॉलम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? एक्सेल के। सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि यह सभी अंकगणितीय प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेल होता है इसमें क्या होता है कि हम जैसे फीस चढ़ाना हो या किसी का आपका क्या कहते हैं जैसे आप किसी का मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज को अगर हमें अंकित करना है तो हम एक्सेल का यूज करते हैं। किसी की सैलरी चढ़ानी हो, ठीक है ना, सारी चीजों का विवरण जो होता है वो सारी एक्सेल के अंतर्गत आती है। तो सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि ये सभी अंकगणितीय प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तर सांख्यिकीय, इंजीनियरिंग और वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध प्रतिक्रियाएं श्रेणी के रूप में होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आंकड़े, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राफ्स व चार्ट्स और कुछ स्थितियों में त्रिविमीय ग्राफिक्स होती हैं। ठीक है ना। आशा करता हूं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषताएं सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तीसरे की 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स के रूप में प्रदर्शित किया है। ग्राफिक 3 डायमेंशनल में यूज किया जाता है। किसमें? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि MS एक्सेल को प्रारंभ करना। हम MS एक्सेल को प्रारंभ कैसे कर सकते हैं यानी स्टार्टिंग MS एक्सेल। ठीक है ना। तो इसकी कुछ विधियां हैं, हम बारी बारी से विधियां देख लेते हैं। कि पहला है हमारा डेस्कटॉप पर उपलब्ध MS एक्सेल के शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके
MS एक्सेल को प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब डेस्कटॉप जब हम ओपन करेंगे तो डेस्कटॉप पे हमारा क्या होता है, MS एक्सेल होता है, एक आपका ऐप होता है MS एक्सेल। तो हम उस पर क्या करेंगे कि माउस के माध्यम से डबल क्लिक करेंगे तो हमारा वो क्या होगा, MS एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड है कि फिर स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, मतलब हमें स्टार्ट ऑल प्रोग्राम पे जा करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जा करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पे क्लिक करना है, फिर MS एक्सेल को प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब सेकंड जो हमारा है वो ये भी हो सकता है कि स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, फिर उसके बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करना है। कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आएगा तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा MS एक्सेल क्या हो गया, ओपन हो जाएगी, यानी प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये चीज पॉइंट समझ में आया होगा कि MS एक्सेल को हम प्रारंभ कैसे कर सकते हैं। थर्ड है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तीसरा इसके माध्यम से भी हो जाता है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करके रन कमांड पर क्लिक करेंगे, मतलब हम रन कमांड पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद क्लिक करने के बाद रन विंडो में एक्सेल टाइप करके इंटर कुंजी दबाने से भी MS एक्सेल को प्रारंभ कर सकते हैं हम। मतलब ये सारी चीजें कैसे हैं कि हम पहला तो डेस्कटॉप पे जा करके उसमें MS एक्सेल की शॉर्टकट पर हम क्या करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो MS एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। सेकंड है कि स्टार्ट ऑल प्रोग्राम पे हम जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालेंगे, टाइप करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे हम टाइप करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, तो इसके माध्यम से भी हम MS एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। फिर तीसरा है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करके तीसरा हम इसके माध्यम से भी एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा सिस्टम पे आपको स्टार्ट बटन दिखेगा, तो हम स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है ना, स्टार्ट बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो जाएगा। अब सॉरी, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर रन कमांड पर क्लिक करेंगे, मतलब स्टार्ट बटन पर क्लिक करके फिर हम रन कमांड पर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करने के बाद रन विंडो में एक्सेल टाइप करके, मतलब हम रन विंडो में क्या करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे, फिर इंटर की कुंजी दबाएंगे। मतलब कीबोर्ड में इंटर की कुंजी होती है, उसको हम प्रेस करेंगे तो तुरंत ही हमारा क्या हो गया, MS एक्सेल को प्रारंभ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ MS एक्सेल को कैसे प्रारंभ करना है, ये 3 पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे शो कर है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना बेटा। आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है, आने वाले हैं, तो इनको जितनी जल्दी उतनी जल्दी कंप्लीट करना है अपने चैप्टर्स को। देन उसके बाद हम आपको बारी बारी से पर डे मतलब सब्जेक्ट एक एक चैप्टर वाइज मैं आपको क्या कहता हूँ, MCQ करवाऊंगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होता है, डेट टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेट टाइप्स, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा टाइप निम्नलिखित होते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, नंबर होता है, टेक्स्ट होता है, डेट होता है, ठीक है ना, टाइम होता है, बूलियन होता है, एरर होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो बारी बारी से हम जानेंगे नंबर। अब नंबर क्या है कि ये डेटा टाइप नंबरों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि, ठीक है। नंबर में क्या होगा, 1 2 3 हो सकता है, 4 5 6 होता है, 7 8 आदि होते हैं, ये क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। सेकंड टेक्स्ट है, यह डेटा टाइप टेक्स्ट के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि हेलो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आदि। मतलब क्या करता है कि हम कोई कुछ भी हमको टाइप करना है तो हम टेक्स्ट पे जा करके फिर हेलो हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो सकता है, ये सारी चीजें ओपन हो सकती है। थर्ड है डेट, ये डेटा टाइप तारीखों के लिए उपयोग किया जाता है। डेट क्या होता है, तारीखों के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें जैसे जो भी डेट होगी हम उस डेट को डाल सकते हैं। अब एक जो है इसमें देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1 जनवरी 2022 है, तो हम 1 जनवरी 2022 डालेंगे। 12 दिसंबर 2022 है तो हम वो डालेंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंदर, डेट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टाइम। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बारी बारी से समझ में आ रही होंगी। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा टाइम। टाइम क्या होता है कि ये डेटा टाइम समय के लिए, टाइप समय के लिए उपयोग किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे आप जब ओपन करेंगे MS एक्सेल तो ये सारी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो टाइम होता है, तो टाइम किस लिए यूज किया जाता है, ये टाइम के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे समय है 12 बज गया दोपहर का, तो दोपहर का, या फिर शाम का 3:45 है तो सुबह का 3:45 है तो AM में डालेंगे, ठीक है ना। तो ये बारी बारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है बूलियन। बूलियन क्या होता है कि ये डेटा टाइप ट्रू या फॉल्स के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ये ट्रू यानी सही या गलत के लिए उपयोग किया जाता है, क्या, बूलियन।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 पॉइंट नंबर है एरर। एरर क्या होता है कि यह डेटा टाइप त्रुटियों के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे कि आपने कोई भी अगर आपने एक्सेल पे कुछ भी गलत टाइप किया है तो वहां पे क्या हो गया, एनए आ जाएगा या फिर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है। जब भी आप एक्सेल पे कुछ भी यूज करेंगे तो नंबर्स, अगर आपने कोई नंबर लिखना है तो नंबर पे जाकर के डेटा टाइप नंबरों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। पॉइंट में हमको लगाना है तो 4 5 6 पॉइंट 7 8, या वो कॉल ऐसे ही 1 2 3 करना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर। टेक्स्ट क्या होता है कि हमको टेक्स्ट में मतलब उसमें ये सारी चीजें टाइप करनी कि कौन किसका क्या पेमेंट है, किसका क्या है, ये सारी चीजें। फिर डेट है, डेट फिर है आपका डेट। तो मैंने आपको डेट भी बता दिया कि हमको इस हिसाब से डेट भी टाइप करना है कि अगर कुछ भी गलत है तो भी। फिर हमारा टाइप हो गया, फिर बूलियन हो गया, एरर हो गया। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, ये हमारी चीजें आती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा टाइप्स के लिए, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से विजिबल होगी। फिर उसके बाद है डेट तथा टाइम एंटर करना। एंटरिंग डेट एंड टाइम हमको कैसे एंटर करना है, तो सारी चीजें हम बारी बारी से जान लेते हैं कि वास्तविक डेट या टाइम देखने के लिए यूजर को सेल डेट या टाइम फॉर्मेट में फॉर्मेट करना पड़ता है। इसके लिए प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला है फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलें। हमको क्या करना है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, ठीक है ना। फिर सेकंड है कि प्राप्त डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑप्शन से डेट या टाइम कैटेगरी को चुनकर हम जैसे ही माउस पे जाएंगे तो माउस पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो आपके सामने डेट एंड टाइप यहाँ पे देखिए विजिबल है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे कर्सर किया है तो देखिए यहाँ से हम टाइमिंग हमें यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होती है, डेट एंड टाइम को कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर नंबर 2 है कि प्राप्त डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑप्शन से डेट या टाइम कैटेगरी को चुनकर उचित फॉर्मेट को चुना जाता है। इसे फॉर्मेट करने के बाद यूजर उस सेल में दिनांक या समय को सामान्य रूप से प्रविष्ट कर सकता है। हमने बेसिकली आपको ये सारी चीजें कंप्यूटर सिस्टम में बताया, लेकिन ये सारी एक्सेल में अगर करना है तो एक्सेल में अगर टाइम और डेट आपको डालनी तो ये सारी चीज इसके अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा करते आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। फिर है टेक्स्ट नंबर और डेटा सीरीज बनाना, यानी क्रिएटिंग टेक्स्ट नंबर एंड डेटा सीरीज। हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट नंबर और डेटा सीरीज को, ठीक है ना। इसके लिए कुछ पॉइंट है जो हम बारी बारी से आपको बताते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी भी सेल को क्लिक करके उसे सक्रिय कीजिए। हमें क्या करना है, किसी भी सेल को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यानी उसको सक्रिय करेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे, उसको मतलब कार्य के लिए समर्पित करेंगे, रखेंगे, ठीक है ना। सेकंड की माउस पॉइंटर को इस सेल को फिल हैंडल, जो उस सेल के दाएं निचले कोने पर बना हुआ चौकोर बिंदु यानी प्लस होता है, उस पर लाइए, जिससे वह काले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। हमको ब्लाइंड करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि बाएं माउस बटन को दबाए रखकर हमें क्या करना है, बाएं माउस बटन को जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिल हैंडल को नीचे की ओर इच्छित सेल तक लाइए। मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट लेना है। अब हम आपको यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं बेसिकली, वरना हम आपको बताते हैं। जैसे ऐसे मैंने इसको बाएं पे किया तो इसको स्क्रॉल करना है तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। फोर्थ, इस सुविधा का उपयोग सामान्यतः किसी रेंज में नंबर्स की सीरीज जैसे बढ़ती हुई क्रम संख्या प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जब आप एक्सेल पे वर्क करोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से विजिबल हो जाएंगी, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट जो मैंने दिए ये अच्छे से ध्यान रखने, इसी के हिसाब से आप टेक्स्ट नंबर एंड डेटा सीरीज को क्या कर सकेंगे, इंटर कर सकते हैं। फिर है वर्कशीट के डेटा की एडिटिंग करना, यानी वर्कशीट के डेटा की एडिटिंग करना, एडिटिंग द डेटा ऑफ वर्कशीट। हम वर्कशीट पे डेटा को एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है ना। तो बारी बारी से जानते हैं कि एक सेल एंट्री को एडिट करते समय सेल के टेक्स्ट और फार्मूलों को एडिट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्यों को पलटना तथा दोहराना, सेलों को कॉपी करना, सेलों में डेटा को मूव करना। मतलब इन पॉइंटों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि वर्कशीट के डेटा की एडिटिंग कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो क्या कह रहा है, कार्यों को पलटना तथा दोहराना, यानी अनडूइंग एंड रिपीटिंग। हम कार्यों को क्या कर सकते हैं, पलटना और दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में बेसिकली आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक्सेल 2010 में ये दोनों कमांड्स क्विक एक्सेल टूल बार में उपस्थित है। मतलब हमारा एक्सेल जो 2010 होता है उसमें ये दोनों कमांड क्या होते हैं, क्विक एक्सेल टूल बार में उपस्थित रहते हैं। सामान्यतः यूजर जब भी कोई कार्य करता है तो ये दोनों बटन सक्रिय हो जाते हैं। मतलब जैसे यूजर कोई भी वर्क करता है तो दोनों के दोनों बटन क्या हो सकते हैं, ऑटोमेटिक क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, प्रारंभ में यानी कार्यरत हो जाते हैं।
प्रारंभ में पहले स्थान पर undo आदेश होता है। पहला आदेश देने के बाद यदि यूजर किसी क्रिया को पलटना चाहता है तो उस स्थिति में अंतिम क्रिया वापस करने के लिए दूसरे स्थान की रीडो कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी undo को क्या होता है, वो आदेश होता है। फिर पहला आदेश देने के बाद जब हम यूजर जो क्या करता है कि किसी क्रिया को पलटना चाहता है तो उस स्थिति में मतलब कि उसको हटाना चाहता है तो क्या करे, अंतिम क्रिया वापस करने के लिए दूसरे स्थान की रीडो कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। कार्यों को पलटना तो दोहराना करने का मतलब है कि कोई भी हमसे अगर कुछ भी गलत हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम कैसे उसी जगह पे ला सकते हैं। कुछ डिलीट हो गया तो हम undo एंड रीडो के माध्यम से उसको उसी जगह पे ला सकते हैं। ठीक है, 2010 एक्सेल में। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर सेलों को कॉपी करना। नंबर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सेलो को कॉपी करना। हम सेलो को कॉपी कैसे कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में इस प्रक्रिया को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। पहले सर्वप्रथम निम्न विंडो की भांति वर्कशीट में से B2-G4 रेंज में मैजिक वर्ग यानी मैजिक स्क्वायर को चुन लीजिए। अब इसमें क्या क्या कि इस रेंज की कॉपी करने के लिए होम टैब यानी क्लिपबोर्ड पर क्लिपबोर्ड ग्रुप फिर कॉपी या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से कॉपी बटन पर क्लिक करें या Ctrl+C कुंजी का समायोजन दबाएं। Ctrl+C के क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर हमें कॉपी करना है तो हम क्या करें, Ctrl+C करेंगे। या फिर जैसा इसमें दिखा रहा है कि इस रेंज की कॉपी करने के लिए होम टैब पे हम जाएंगे, फिर क्लिपबोर्ड पे जाएंगे, फिर हम ग्रुप पे जाएंगे, फिर कॉपी या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से कॉपी बटन पे हम क्या करें, क्लिक करेंगे। या फिर सीधा सीधा बेसिकली आपको क्या करना है कि आपका कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड पे Ctrl+C यानी Ctrl+C को टैप करेंगे, जिससे क्या होगा, पूरी की पूरी कॉपी हो जाएगी जो भी हमको कॉपी करना है। ठीक है, चलायमान टूटी हुई लाइनों को घेरा बन जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड है कि माउस पॉइंटर को सेल A7 में ले जाकर क्लिक कीजिए, जिससे वह सेल सक्रिय हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सेलों में डेटा को मूव करना। आप सेलों में डेटा को मूव कैसे कर सकते, मूविंग डेटा इन सेल्स। यह कार्य भी क्लिपबोर्ड ग्रुप की कट या पेस्ट कमांड द्वारा किया जा सकता है। कट यानी हमको अगर किसी चीज को कट करना है, पेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती है, सेलों में डेटा को मूव करना। ठीक है ना। पहला कह रहा है कि क्लिपबोर्ड ग्रुप से कट या कॉन्टेक्स्ट मेनू में कट बटन पर क्लिक करके या Ctrl+X कुंजी का समायोजन दबाएं। हमको अगर किसी भी चीज को कट करना, किसी भी फाइल को कट करना है तो हम क्या करेंगे कि कट या कंटेंट मेन्यू में कट बटन पर क्लिक करें, या फिर सीधा सीधा हमको क्या टैप करना है Ctrl+X। कंट्रोल पे हमको टैप करना है एंड उसके बाद X पे, यानी एक जो हमारा फिंगर्स होगी वो कंट्रोल, दूसरी हमारी X पे होगी, जिससे क्या होगा, वो पूरी पूरी कट हो जाएगी। इससे उस रेंज के चारों ओर करेक्ट चलायमान टूटी हुई लाइनों का घेरा बन जाएगा। मतलब उसमें क्या होगा कि चलायमान टूटी हुई लाइनों का घेरा बन जाता है। इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और पेस्ट करने के तो आपको पता है Ctrl+P होता है। ठीक है ना, अगर हम किसी चीज को पेस्ट करना चाहते हैं। फिर वर्कशीट का कोई भाग क्लियर करने का अर्थात मतलब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्कशीट का कोई भाग क्लियर करना, यानी क्लियरिंग एनी पार्ट ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट का कोई भाग अगर हमें क्लियर करना है तो कैसे होता है। पहला दिया है कि वर्कशीट का कोई भाग क्लियर करने का अर्थ है उसमें भरे हुए डेटा को हटाना और फॉर्मेटिंग को समाप्त करना। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं की जाती है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि वर्कशीट पर कोई भी भाग क्लियर करना है या उसको हटाना है तो उसमें क्या करते हैं कि पहले हम उसको डेटा को हटाएंगे या समाप्त करेंगे या फॉर्मेटिंग करके समाप्त कर देते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट है। पहला है कि वर्कशीट के उस भाग रॉ कॉलम या सेलो को चुना जाता है जिससे यूजर क्लियर करना चाहता है। हम जैसे एक्सेल पे ओपन करेंगे तो उसमें रॉ होते हैं, कॉलम होते हैं, सेलो होते हैं, उनको चुनेंगे जिससे यूजर उसको क्या करेगा, क्लियर कर सकता है। ठीक है ना, मतलब जिसको यूजर क्लियर करना चाहता है। ठीक है ना, इसलिए हम क्लियर करना है, इसको हटाना चाहते हैं। ठीक, फिर होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर माउस पॉइंटर ले जाइए। मतलब होम टैब जो होता है, जैसे हम एक्सेल ओपन करेंगे तो उसमें होम टैब होता है, फिर एडिटिंग ग्रुप होते हैं, क्लियर ड्रॉप डाउन होता है। उस लिस्ट पर माउस को हम क्या करेंगे, माउस के पॉइंटर को ले जाते हैं, इससे वहां इसका सब मेन्यू खुल जाएगा। मतलब वहां पे सब मेन्यू होता है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है कि जब यूजर किसी भाग का केवल डेटा हटाना चाहता है अर्थात फॉर्मेट को नहीं हटाना चाहता है तो उस भाग को चुनकर कीबोर्ड पर डेल एंड डिलीट कुंजी दबाकर भी ऐसा कर सकता है। मतलब कि हमें जैसे किसी भी भाग का केवल डेटा हटाना चाहते हैं, मतलब हम कोई भी चीज को डेटा हटाना चाहते हैं, मतलब उसको पूरा हटाना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं कि हम डेल या डिलीट कुंजी दबा के
उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ वर्कशीट का कोई भाग क्लियर करना ये भी आपको समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट है नंबर 5, रोज और कॉलम्स इंसर्ट करना। हमको रोज और कॉलम्स इंसर्ट करना है। इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम तो क्या करेंगे, एक्सेल की वर्कशीटों में कार्य करते समय कभी कभी कई प्रकार के मॉडिफाई भी करने पड़ते हैं, जैसे बीच में अतिरिक्त कॉलम या रो जोड़ना। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमसे कुछ चीजें छूट जाती, तो हमको अगर हमको वहां पे कोई कॉलम या रो को जोड़ना है तो सेलों को इधर उधर ले जाना या हटा देना आ रही। मतलब कि एक्सेल की वर्कशीट में कार्य करते समय कभी कभी कई प्रकार की मॉडिफाई भी करने पड़ते हैं, यानी कुछ हमें रोज या कुछ सेल या कुछ कॉलम जोड़ने रहते हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। पहला है कि सेज इंसर्ट करना। ठीक है ना, सेज इंसर्ट करना यानी इंसर्टिंग रोज। अगर हमें रोज इंसर्ट करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं कि वर्कशीट में किसी स्थान पर एक या एक से अधिक नई रोज इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी क्रियाएं हैं। जहां आप रोज इंसर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं वहां से प्रारंभ करके उतनी ही रोज सिलेक्ट कीजिए। मतलब हमको जहां पे रोज को इंसर्ट करना है तो वहीं से प्रारंभ करके उतनी ही रोज सिलेक्ट कीजिए। यानी हमें 2 लेना, 3 लेना, 4 लेना, वो अपने ऊपर, मतलब हम जब देखेंगे तो हमको पता चलेगा जितनी रोज इंसर्ट करनी है। इसके लिए पहली रॉ के बॉक्स को क्लिक कीजिए। हमको पहली रॉ जो होता है उसके बॉक्स को क्लिक करेंगे और फिर उसे ड्रैग करके आवश्यक संख्या में रोज चुन लीजिए। मतलब जितनी भी संख्याओं में हमें रोज चाहिए तो हम उसको चुन सकते हैं। फिर अब होम टैब से सेल्स ग्रुप में इंसर्ट यानी इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक कीजिए। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे या सर्च ग्रुप में जाएंगे, फिर उसमें क्या होगा, इंसर्ट होगा और इंसर्ट शीट रोज होगा, तो उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इससे उस स्थान पर उतनी ही खाली रोज जोड़ दी जाएंगी जितनी आपने सेलेक्ट की है। मतलब जितनी आपने सेलेक्ट की उतनी खाली रोज जोड़ दी जाएंगी और उस दिन से आगे की सभी रोज में भरा डेटा आगे अर्थात नीचे क्यों मूव हो जाएगा। मतलब जैसे हमको बीच में कोई रोज लेना है तो हम क्या करेंगे, रोज को सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें जो हमारे नीचे का पॉइंट होगा ऊपर होगा तो वो आगे का मूव हो जाएगा, ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉलम इंसर्ट करना। आशा करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आया था। हम आपको दिखाते हैं कॉलम इंसर्ट करना। तो कॉलम इंसर्ट कैसे करेंगे, इंसर्टिंग कॉलम। रोज की भांति कॉलम भी मध्य में कहीं भी इंसर्ट किए जा सकते हैं। हमें कहीं भी हमको कॉलम अगर हमने नहीं लिया तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी विधि निम्न प्रकार है। जहां कॉलम इंसर्ट करना है वहां से प्रारंभ करके उतने ही कॉलम सेलेक्ट कीजिए जितने कॉलम इंसर्ट करने हैं। हमने जैसे रोज में बताया वैसे कॉलम में भी करना है। इसके लिए पहले कॉलम के लेबल बॉक्स पर क्लिक कीजिए और फिर उसे ड्रैग करके आवश्यक संख्या में कॉलम चुन लीजिए। मतलब जितनी भी हमें कॉलम में चाहिए हम उसको आवश्यकता संख्या में चुन सकते हैं, जोड़ सकते हैं। होम टैब से सेल्स ग्रुप में इंसर्ट करना। इंसर्ट शीट कॉलम्स पर क्लिक कीजिए, उससे उस स्थान पर उतने ही खाली कॉलम जोड़ दिए जाएंगे जितने आपकी सिलेक्ट किए हैं और उस दिन से आगे के सभी कॉलमों में भरे डेटा को आगे अर्थात दाईं ओर मूव कर दिया जाएगा। जैसा मैंने आपको फिजिकली रोज में बताया वैसे ही आपको कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसमें भी ये सारी चीजें लागू होती हैं। आशा करता हूं आपको रोज एंड कॉलम इंसर्ट करना समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि रोज एंड कॉलम को डिलीट करना है, यानी डिलीटिंग रोज और कॉलम्स हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। वर्कशीट का कोई भी भाग रॉ, कॉलम या रेंज इंसर्ट करने की भांति ही उसे डिलीट भी किया जा सकता है। जैसे हम रॉ, कॉलम या रेंज को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया है। पहला है प्रथम विधि यानी फर्स्ट मेथड। तो हम देखते हैं पहली विधि क्या होती है कि रोज अथवा कॉलम्स को निम्न प्रकार डिलीट किया जा सकता है। अगर हमें रोज एंड कॉलम को डिलीट करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, जिन रोज या कॉलम्स को यूजर डिलीट करना चाहता है पहले उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। हमें जो कोई भी रोज या कॉलम जिसको हमें डिलीट करना है तो उसको हमको क्या करना होगा, पहले हमें उसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद अब कंटेक्स्ट मेनू से क्लियर कंटेंट्स आदेश दीजिए। इसे चुनी हुई रेंज या कॉलम्स को डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब हमें क्या करें, कंटेक्स्ट मेनू में जाकर के क्लियर कंटेंट्स आदेश देना यानी चुनना है। इससे चुनी हुई रेंज या कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सेकंड विधि क्या है कि रॉ या कॉलम को डिलीट डायलॉग बॉक्स द्वारा भी डिलीट किया जाता है। यानी डिलीट डायलॉग बॉक्स मतलब आपके जब कीबोर्ड होता है उसमें डिलीट भी होता है तो उसके माध्यम से भी हम डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए निम्न स्टेप्स का प्रयोग करें। पहला है कि एक या एक से अधिक सेलों की उस रेंज को चुनिए जिसे यूजर डिलीट करना चाहता है। हमें चुनना है, जैसे मैंने आपको बेसिकली फर्स्ट विधि में बताया वैसे सेकंड विधि है। फिर अब माउस से राइट क्लिक करके डिलीट चुने। मतलब हम राइट क्लिक करेंगे तो उसमें डिलीट का ऑप्शन आएगा, उसको हम चुनेंगे। अथवा होम टैब या सर्च ग्रुप में डिलीट ड्रॉप डाउन
सेलेक्ट कीजिए, डिलीट सेल्स ऑप्शन चुनिए। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा रो कॉलम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। आशा करता हूँ बेसिकली आपको ये सारी चीजें आज की डेट में समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो ये क्लास जो है आपकी अपलोडेड फॉर्म में रहेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे चैप्टर क्लोज होते हैं हमारे सारे के सारे सभी के सभी, हम आपको एमसीक्यू कराएंगे। एमसीक्यू पर डे के हिसाब से, पर चैप्टर के हिसाब से मान लीजिए मोस्टली 40-50 क्वेश्चन मैं आपको पर डे करवाऊंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू सो मच, हैव एवरीवन।